Hello student, I am Sanjay Paliwal here, your science teacher. Today we will start a new chapter of science. The name of the chapter is Some Natural Phenomena. जैसा कि इसके नाम से ही पता लगता है नेचुरल फिनोमिना वो फिनोमिना जिसमें इंसान का कोई रोल नहीं है, वो फिनोमिना जो अपने आप प्रकृति में अपने आप होता है, जैसे बिजली का कड़कना, जैसे हवाओं का चलना, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन, जैसे अर्थक्वेक। ये सारे के सारे नेचुरल फिनोमिना जो है वो इसमें इंसान का कोई रोल नहीं है। जैसे हम हवा नहीं चला सकते, हम आंधी नहीं ला सकते, हम साइक्लोन नहीं बना सकते, हम अर्थक्वेक नहीं ला सकते। तो ये वो फिनोमिना जो अपने आप नेचर में होते हैं, दे आर कॉल्ड नेचुरल फिनोमिना। दे आर वेरी डिस्ट्रक्टिव, ये बहुत डिस्ट्रक्टिव होती हैं। कई बार तो इससे जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे उन दो नेचुरल फिनोमिना के बारे में, एक तो लाइटनिंग और दूसरा अर्थक्वेक। चलिए स्टार्ट करते हैं लाइटनिंग से। यू माइट हैव सीन स्पार्क ऑन इलेक्ट्रिक पोल व्हेन वायर्स बिकम्स लूज। आपने खंभों पे तारों को देखा होगा, जब हवा तेज चलती है, जब वो लूज कनेक्शन होते हैं तो वहां स्पार्किंग होती है। दिस फिनोमिना इज क्वाइट कॉमन व्हेन विंड इज ब्लोइंग एंड शेकिंग द वायर्स। ये काफ़ी कॉमन है, जब बहुत तेज हवा चलती है, ये तारें लूज होती हैं तो उनमें से स्पार्क होता है। बिल्कुल वैसे ही कई बार आप जब प्रेस कर रहे होते हैं कपड़ों को, तो उस समय प्लग अगर लूज है तो उसके अंदर थोड़ी सी स्पार्किंग होती है, चिंगारी उत्पन्न होती है। लाइटनिंग इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क। लाइटनिंग भी इसी तरीके से एक इलेक्ट्रिक स्पार्क है। इन एंशिएंट टाइम, बहुत पहले के समय में, पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ स्पार्क। लोग स्पार्क के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे। कई बार बिजली जब कड़कती थी तो लोग बहुत डरते थे। वो सोचते थे कि हमारे भगवान जो है वो नाराज हैं, इसलिए लाइट चमक रही है, इसलिए लाइटनिंग हो रही है, थंडर हो रही है, बिजली कड़क रही है। जबकि ऐसा नहीं है, ये एक सिंपल फिजिक्स है। जब कोई भी दो चार्ज बॉडी आपस में टकराती हैं तो डिस्चार्ज होता है, जिसकी वजह से बिजली कड़कती है। क्लाउड्स में भी ऐसा ही होता है। कुछ क्लाउड पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, कुछ नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जिसकी वजह से वो आपस में एक दूसरे के पास आ जाते हैं और लाइटनिंग होती है, स्पार्किंग होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने नॉर्मली वायर्स के केस में देखा होगा। नाउ ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड द लाइटनिंग कॉज्ड बाय एक्युमुलेशन ऑफ चार्जेस। अब हमको पता लग गया जो लाइटनिंग है वो चार्जेस के एक्युमुलेशन की वजह से, चार्जेस के पास आने की वजह से ऐसा होता है। इन द क्लाउड्स वी नीड नॉट टू अफ्रेड लाइटनिंग। हमें लाइटनिंग से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। बट वी हैव टेक प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट ओवर सेल्फ फ्रॉम द डेडली स्पार्क। डेडली स्पार्क यानी खतरनाक बिजली जब कड़क रही होती है तो उनसे हमें बचना चाहिए। द स्पार्क दैट द ग्रीक्स न्यू अबाउट। जो ग्रीक्स थे जो ग्रीक्स थे उन्होंने 600 बीसी में ही इस स्पार्क के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था। उन्होंने थोड़ा बहुत इसके बारे में जाना था। अंबर एक तरह का रेजिन है, उसको लोग ऑर्नामेंट्स में पहनते थे। उसकी खासियत ये थी, जब उसे किसी चीज सिल्क के साथ रब कर देते थे तो वो चार्ज हो जाता था। When amber was rubbed with fur, it attract light objects just like hair. अंबर पहले लोग ऑर्नामेंट्स, गहनों के अंदर उसे पहन लिया करते थे, और उसे जब सिल्क से या किसी भी फर से रब करते थे तो वो छोटी छोटी चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता था। यू माइट हैव सीन दैट व्हेन यू टेक ऑफ वुलन और पॉलिएस्टर क्लोथ्स योर हैंड्स स्टैंड्स ऑन एंड। जब आपने अक्सर देखा होगा, जब हम गर्म कपड़े या पॉलिएस्टर के कपड़े पहनते हैं, उतारते हैं, तो उस समय हमारे जो बाल हैं वो खड़े हो जाते हैं। इफ यू टेक ऑफ दीज क्लोथ्स इन द डार्क, अगर आप अंधेरे में इन्हें हटाओगे तो आपको क्रैकिंग साउंड भी सुनाई देगी और साथ ही साथ वो स्पार्क भी दिखाई देगा। 1600 बीसी के बाद, 1600 बीसी में ये नहीं पता था कि
ये स्पार्क क्यों होता है? इन 1752 यूरोप के अंदर बेंजामिन फ्रैंकलिन एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस बात का पता लगाया। ही शो दैट द लाइटनिंग एंड द स्पार्क फ्रॉम योर क्लोथ आर एसेंशियली द सेम फिनोमिना। जो स्पार्क है, जो उन्होंने ही बताया था कि जो लाइटनिंग का जो स्पार्क है, लाइटनिंग और स्पार्क, स्पार्क यानी वो करंट जो उठाता, जो आप वूलन क्लोथ को जब हटाते हैं तो वो एक क्रैकिंग साउंड आती है, उसमें जो लाइटनिंग दिखती है, वो दोनों के दोनों, लाइटनिंग और ये एक ही फिनोमिना है। However, it took 200 years for this realization occurs, और इस बात को पता लगाने में लगभग 2000 साल लग गए। We shall now study some properties of electric charges. We shall also see how. आइए हम इसके बारे में कुछ स्टडी करते हैं। अब सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा, अब इससे पहले एक टॉपिक पे आए, इससे पहले मैं आपको बताऊं, आपने कई बार करके देखा होगा, जब आप कॉम्ब को यानी कंघी को सूखे बालों में रब करते हैं तो उसके बाद आप एक छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास लेके जाते हैं, तो वो जो कंघी है वो छोटे छोटे कागज के पीसीस को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। इट मीन्स ये चार्ज इस कॉम्ब के अंदर कहाँ से है? रबिंग से। तो अब हमें पढ़ना है चार्जिंग बाय रबिंग। जो कोई भी दो चीज़ों को जब हम जो रब करते हैं तो वो चार्ज हो जाती हैं। ये होता कैसे है? बिल्कुल, मान लो मेरे पास मैंने कोई भी दो ऑब्जेक्ट लिए, इन दोनों में प्रोटॉन, कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम बोलते हैं एटम्स। हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सब में बराबर प्रोटॉन और बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दे आर सेम। लेकिन प्रोटॉन जो होते हैं वो, इनमें मोबिलिटी बिल्कुल नहीं होती, इलेक्ट्रॉन में मोबिलिटी होती है। जब हम इन्हें आपस में रब करते हैं, रब करने पर क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक साइड से दूसरी साइड चले जाते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स एक साइड से दूसरी तरफ जाएंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे, और यहाँ प्रोटॉन कम हो जाएंगे, इधर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये चार्ज हो जाएगा, और ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय रबिंग। इसको हम इंडक्शन भी बोलते हैं, चार्जिंग बाय रबिंग। For example, we take a ball pen refill and rub vigorously with a piece of polythene. जब हम एक रिफिल लेते हैं, बॉल पेन का जो रिफिल आप नॉर्मली यूज जो करते हैं, उसको अगर हम एक प्लास्टिक से रब करते हैं तो उसके ऊपर एक चार्ज आ जाता है। रब करने से चार्ज हो जाता है। क्या होता है कि कुछ जो प्रोटॉन होते हैं वो एक साइड से दूसरी साइड तो नहीं जा पाते, लेकिन इलेक्ट्रॉन मोबाइल होते हैं, मोबिलिटी इनमें होती है, इलेक्ट्रॉन एक साइड से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो क्या होता है कि जो प्लास्टिक की पॉलीथीन है उससे इलेक्ट्रॉन्स रिफिल की तरफ चले जाते हैं, जिससे रिफिल जो होता है वो चार्ज हो जाता है, या रिफिल से नेगेटिव चार्ज जो है, वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पॉलीथीन की तरफ चले जाते हैं, जिससे वो चार्ज है। अभी हमको ये नहीं पता कि कौन सा पॉजिटिवली चार्ज है, कौन सा नेगेटिवली, बट दे आर चार्ज्ड। कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, उन पे कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल अमाउंट में होते हैं। जब हम उन्हें रब करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन एक साइड से दूसरी साइड चले जाते हैं। जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज कहा जाता है। तो इसी तरीके से जब हम किसी प्लास्टिक रिफिल को पॉलीथीन से रब करते हैं तो रिफिल जो है वो चार्ज हो जाता है। अब देखिए, ब्रिंग क्लोज टू द पीस ऑफ पेपर, जब उसके बाद रिफिल के पास पेपर के पीस लाए जाते हैं, टेक केयर नॉट टू टच द रब्ड एंड ऑफ द रिफिल विद योर हैंड। ये ध्यान रखना है कि रिफिल का जो पोर्शन आपने रब किया था, जिसे फ्रिक्शन की वजह रब किया था, उसके पास आपको हाथ नहीं लगाना है, और विद ए मेटलिक ऑब्जेक्ट, किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट से उसे नहीं छूना है। रिपीट दिस एक्टिविटी विद स्मॉल पीसीज ऑफ ड्राई लीफ। सूखे पत्ते ले लीजिए, हस्क ले सकते हैं, मस्टर्ड सीड ले सकते हैं, और देखिए इसकी क्या ऑब्जर्वेशन होती है। ये छोटे छोटे कागज के पीसीस को जो न्यूट्रल सब्सटेंस है उन्हें अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इट मीन्स रिफिल बिकम चार्ज्ड। When a plastic refill is rubbed with polythene, it acquires some electric charge. जब हम उसे प्लास्टिक से रब करते हैं तो वो
चार्ज हो जाता है। सिमिलरली व्हेन द प्लास्टिक कॉम्ब इज रब्ड विद ड्राई हेयर, इसी तरीके से जब प्लास्टिक कॉम्ब को हम ड्राई हेयर के साथ रब करते हैं, इट एक्वायर्स सम चार्ज, उसमें भी कुछ चार्ज आ जाता है। दीज ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड चार्ज ऑब्जेक्ट, इन ऑब्जेक्ट्स को हम चार्ज ऑब्जेक्ट बोलते हैं। In this process of charging the refill and the plastic comb, polythene and air also get charged. इस दौरान प्लास्टिक कॉम्ब हो, पॉलीथीन हो या फिर हेयर हो, ये सब के सब चार्ज हो जाते हैं। लेकिन इन दोनों के अंदर कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव, इसके बारे में अभी नहीं कह सकते। अब देखिए रिफिल जो है उसे अगर हम पॉलीथीन से रब करें या वुलन क्लॉथ से करें, देन इट्स चार्ज्ड। ऐसे ही बैलून को अगर हम पॉलीथीन और वुलन क्लॉथ से ड्राई एयर से रब करें तो वो भी चार्ज हो जाता है। इरेजर को अगर हम वूल से करें तो ये चार्ज नहीं होगा। इसी तरह स्टील स्पून को पॉलीथीन से रब करें या वुलन क्लॉथ से करें, ये भी चार्ज नहीं होगा। सारे ऑब्जेक्ट चार्ज नहीं होते, लेकिन कुछ प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो चार्ज हो जाते हैं, वुलन क्लॉथ से, ड्राई एयर से, फर से। ऐसे हम ग्लास रॉड को लें, अगर हम उसे सिल्क से रब करें तो वो भी चार्ज हो जाती है। अब टाइप ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरेक्शन। अब हम चार्जेस के बारे टाइप ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे। तो दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली। पॉजिटिव मीन्स प्रोटॉन, नेगेटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन। अब एक एक्टिविटी देखते हैं। अब हम दो बैलून लेते हैं, उन्हें हम लटका देते हैं। लटकाने के बाद देखिए उनके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए। फिर इन दोनों बैलून्स को इन दोनों के बीच में डिस्टेंस थोड़ा है। अब हम इन दोनों को एक वुलन क्लॉथ से या सिल्क से रब करते हैं, वुलन क्लॉथ से रब करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि दोनों के दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। इट मीन्स ये दोनों में एक सेम चार्ज है। दोनों के दोनों में अगर सेम चार्ज होगा, दे रिपेल ईच अदर। इट मीन्स like charges repel each other। तो लाइक चार्जेस जो होंगे वो आपस में रिपेल करते हैं। अब एक और एक्टिविटी देखते हैं। अब हम एक प्लास्टिक की एक रिफिल लेते हैं, बॉल पेन की रिफिल लेते हैं और उस रिफिल को पॉलीथीन से रब करते हैं और उसे एक ग्लास के अंदर आराम से धीरे से रख देते हैं। एक और रिफिल लेते हैं, उसको भी हम प्लास्टिक से रब कर पॉलीथीन से रब करते हैं और धीरे से उसके पास लाके देखते हैं, तो देखते हैं कि जो रिफिल है वो दूर जा रही है, वो रिपेल कर रही है। तो इसका मतलब दोनों पे प्लास्टिक जो बॉल पेन रिफिल है दोनों पे सेम चार्ज है। तो इससे क्लियर हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अब देखिए इस पे बैलून के ऊपर अलग चार्ज है, रिफिल पे अलग चार्ज है। अब हमने क्या करा है, उस बैलून को जो हमने वुलन क्लॉथ या सिल्क से रब करा था, जब हम इस रिफिल के पास लाते हैं तो रिफिल इसकी तरफ अट्रैक्ट करती है। इट मीन्स दोनों के ऊपर चार्जेस अलग अलग हैं और यहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है आप लोगों को कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। हमेशा अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं किसी पॉजिटिव को पॉजिटिव के पास लाऊंगा तो रिपेल करेंगे, जब एक पॉजिटिव को नेगेटिव के पास लाऊंगा तो वो अट्रैक्ट करेंगे, और अगर मैं नेगेटिव को नेगेटिव के पास लाऊंगा तो वो भी रिपेल करेगा। क्योंकि देयरफॉर बिकॉज लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सॉरी, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो आइए जो भी हमने पढ़ा है इसके बारे में एक बार और देखो। लेट अस समराइज द ऑब्जर्वेशन। हमने जो एक्टिविटी की है उसका क्या, उस ऑब्जर्वेशन से क्या रिजल्ट निकल के आया। ए चार्ज बैलून रिपेल द चार्ज बैलून, यानी कि बैलून जो चार्ज था वो दूसरे चार्ज बैलून को रिपेल कर रहा है। एक चार्ज रिफिल रिपेल द चार्ज रिफिल, एक रिफिल जो चार्ज थी पॉलीथीन से वो दूसरी पॉलीथीन से चार्ज रिफिल को रिपेल कर रही है। बट ए चार्ज बैलून अट्रैक्ट ए चार्ज रिफिल, लेकिन एक बैलून जो चार्ज था उसने दूसरी चार्ज रिफिल को अट्रैक्ट किया। इट मीन्स दोनों के ऊपर अलग अलग चार्ज है। डज इट इंडिकेट द चार्ज ऑन द बैलून इज डिफरेंट फ्रॉम द चार्ज ऑफ रिफिल। तो इससे एक बात पता लगती है कि बैलून पे जो चार्ज है वो रिफिल पे जो चार्ज है उससे बिल्कुल अलग है, यानी दोनों चार्जेस अलग अलग हैं। कैन वी से दैट
देयर आर टू काइंड ऑफ चार्जेस। अब हम कह सकते हैं कि दो तरह के चार्जेस होते हैं। कैन वी ऑल्सो से दैट द चार्जेस ऑफ द सेम काइंड रिपेल ईच अदर। अब हम कह सकते हैं, ये हमको पता लग गया है कि जो सेम चार्जेस हैं दे रिपेल ईच अदर, while the charges of different kind और अलग अलग जो charges होते हैं they will attract each other. It is convection to call the charges acquired by a glass rod when it is rubbed with silk as positive. अब इस बात का हमें पता है कि अगर हम किसी ग्लास रॉड को किसी सिल्क के साथ रब करें तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। एक हमने ग्लास रॉड ली और इसे हमने सिल्क से रब किया तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगी। पॉजिटिवली चार्ज का मतलब ये है कि इसके अंदर प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज इक्वल थे। जब रब करा तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए। तो अब किसकी संख्या ज्यादा हो गई इसके अंदर? पॉजिटिव की। तो इसका मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। It is observed that when a charged glass rod is brought near the charged plastic straw rubbed with polythene, there is attraction between the two. अब हम एक ग्लास रॉड को एक प्लास्टिक स्ट्रॉ जिसे हम पॉलीथीन से रब करते हैं उसके पास लाते हैं तो वो उसे अट्रैक्ट करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लास्टिक स्ट्रॉ है जिसे हमने पॉलीथीन से रब किया है तो वो कौन सी चार्ज है? नेगेटिवली चार्ज है। तो अब एक बात क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है और स्ट्रॉ के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो व्हाट डू यू थिंक वुड बी द काइंड ऑफ चार्ज ऑन द प्लास्टिक स्ट्रॉ? प्लास्टिक स्ट्रॉ पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। Your guess that the plastic straw would carry a negatively charge is correct. यानी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब कोई भी चीज, अब ट्रांसफर ऑफ चार्ज होता कैसे, कैसे एक जगह से दूसरी जगह चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, आइए हम इसे एक एक्टिविटी से समझते हैं। इसके लिए हम एक्टिविटी के लिए हमको एक जाम बॉटल, आप नॉर्मली फ्रूट जैम वगैरह खाते हैंगे उसकी खाली बॉटल जो ग्लास की है वो लेंगे, और एक इसके लिए हमको जरूरत पड़ेगी कार्डबोर्ड। और ये ध्यान रखना है जो कार्डबोर्ड है वो इसका जो माउथ है बॉटल का उससे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। इसके साथ हमारे को एक पेपर क्लिप और एक रिफिल, इन चीजों की हमको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जस्ट ए मिनट। अब क्या करना है, पेपर क्लिप को आपने जैसे दिखा रखा है इस ढंग से इसे हमने मोड़ लेना है, और साथ ही साथ हमको एल्यूमिनियम फॉइल जो मोस्टली फूड को रैप करने के लिए आती है 4 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर के 2 पीसेस हमको कट करने हैं। अब पेपर क्लिप में नीचे की तरफ हमने होल करके इन एल्यूमिनियम फॉइल को इसके नीचे लटका देते हैं, और इस कार्डबोर्ड में एक छोटा सा होल करते हैं और इसके अंदर इसको जैसा डायग्राम में दिखा रखा है इस ढंग से सेट करना है। और उसके बाद आपने रिफिल लिया, उसे पॉलीथीन से रब किया। अब हमको पता है इस रिफिल के ऊपर कौन सा चार्ज आ चुका है? नेगेटिव चार्ज आ चुका है। जब ये समय इसे मेटल क्लिप से टच करते हैं तो ये चार्ज नीचे की तरफ चला जाता है। नीचे की तरफ जाने पर ये चार्ज कहाँ जाएगा? एल्यूमिनियम फॉइल में। अब एल्यूमिनियम फॉइल में भी दोनों एल्यूमिनियम फॉइल में कौन सा चार्ज गया? नेगेटिव। जब नेगेटिव और नेगेटिव पास आते हैं तो ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, ये एक दूसरे से दूर हट जाएंगे। इट मीन्स ये जो प्लास्टिक रिफिल है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जैसे ही हमने इसे टच करा वो चार्ज ट्रांसफर होकर के इन एल्यूमिनियम फॉइल्स में आ गया और हमको पता लग गया कि रिफिल इज चार्ज। अब अगर हम इस रिफिल को हटा लेंगे तो अब इसमें से चार्ज खत्म हो चुका होगा, इसे बोलते हैं डिस्चार्जिंग। इस तरीके से चार्ज फ्लो करता है। हटाने के बाद में अगर हम फिर दोबारा से इस मेटल क्लिप को अगर हाथ से टच करेंगे तो ये दोनों चार्ज सारा का सारा हमारे अंदर से होता हुआ अर्थ में चला जाएगा, इसे बोलते हैं अर्थिंग। अब ये दोबारा से पुरानी पोजीशन पे स्ट्रिप आ जाएंगी। फिर हम एक ग्लास रॉड लेते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, उसको अगर हम इसके पास लेके आएंगे तो सेम प्रोसेस होता है, चार्ज जो है वो नीचे चला जाएगा। अब दोनों की दोनों स्ट्रिप क्या हो गई? पॉजिटिवली चार्ज हो गई। अगर ये दोनों में पॉजिटिव चार्ज सेम चार्ज है तो ये फिर दोबारा से रिपेल करेंगी। रिपेल करने से पता लग गया कि इसके अंदर जो चार्ज है ग्लास रॉड में वो पॉजिटिव, इसके अंदर चार्ज है और इसी की वजह से रिपेल कर रही हैं। ये दोनों अट्रैक्ट कभी नहीं होंगी
क्योंकि सिर्फ ये इंडिकेट करती हैं कि ये बॉडी जो हम इसके साथ टच कर रहे हैं वो चार्ज है या नहीं है। अगर हम इसके बाद हटाने के बाद में इसे अपने हाथ से इसको मेटल ग्रिप को छू लेंगे तो वो सारा का चार्ज ट्रांसफर होकर के हमारे अंदर आएगा और उसके बाद वो अर्थ में चला जाएगा, जिसे हम बोलते हैं अर्थिंग। तो इस तरीके से हम इस जो हमने एक्सपेरिमेंट करा है, इसके अंदर जो हमने इसे एपरेटर्स को बनाया है, इसे बोलते हैं हम सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप, जो ये बताता है कि हम जो ये बताएगा कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है। तो हम सिर्फ एल्यूमिनियम फॉइल को के डिस्टेंस, अगर एल्यूमिनियम फॉइल अगर एक दूसरे से दूर हटती है तो पता लग जाता है कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है। तो आज हमने इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में पढ़ा है। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसे आगे पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।